तो हम लोग बात करते हैं आज। देखो, क्योंकि आप सभी लोग आयुर्वेद के छात्र हैं। आयुर्वेद में बीएमएस आप लोगों ने किया होगा। बीएमएस का जो सिलेबस है वो 4.5 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, इतना तो सबने किया होगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो अभी में हम लोग बात करेंगे। और कई लोग आप लोग बीएमएस करके आए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हमने अच्छा ये भी है। तो बीएमएस 4.5 साल का सिलेबस होता है। इसमें 4 प्रॉफ होते हैं, 4 प्रोफेशंस होते हैं। पहला 1 साल का होता है, फिर दूसरा भी 1 साल का, तीसरा भी 1 साल का, चौथा जो होता है वो 1.5 साल का होता है। और अक्सर हम लोग ये जो 1.5 साल का प्रोफ है ये यही सबसे कम पढ़ते हैं, क्योंकि पहले के एग्जाम इतने लेट हो चुके होते हैं। जो सबसे जरूरी है वही 6 महीना पढ़ के एग्जाम दे देते हैं। बीएमएस पहले, ये तो नियम जो है 2012 13 14 से शायद ये 4 प्रॉप का शुरू हुआ है। उसके पहले 3 ही प्रॉप होते थे। 3 प्रॉप में वन पहला, तीनों प्रॉप 1.5 1.5 साल के ही होते थे। अब आयुर्वेद में बीएमएस करने के बाद में कुछ लोग एमडी एमएस करना चाहते हैं। कुछ आयुर्वेद में डिप्लोमा भी होते हैं। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद में मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटी है मेडिकल ऑफिसर की। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आप लोग सेट हो सकते हैं, ऑप्शन क्या है आपकी ज़िंदगी में। हम लोगों के यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आता है। जब तक वो बीएमएस करते हैं उनके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि वो आगे लाइफ में क्या कर पाएंगे। तो वो सीधे एलोपैथ की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अपना हॉस्पिटल वगैरह कर लेते हैं, 2 4 डॉक्टरों को अपने यहाँ रख लेते हैं, अपना हॉस्पिटल वगैरह शुरू कर लेते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस उनको सिर्फ आयुर्वेद की डिग्री से मतलब है कि ताकि वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकें। क्योंकि डॉक्टर एमबीबीएस लगाने के लिए, एमबीबीएस वाला डॉक्टर लगाने के लिए आपको अपने अकाउंट से 70 80 लाख रुपए खर्चे करने पड़ेंगे। क्योंकि प्राइवेट में करेंगे, क्योंकि प्राइवेट का बीएमएस करने वाला विद्यार्थी 15 लाख रुपए या 16 लाख रुपए में वो बीएमएस का डॉक्टर बन जाएगा, अपने नाम के सामने लगा सकता है, एमबीबीएस कर ही नहीं पाएगा। फिर ये जो मेडिकल ऑफिसर, अब एमडीएमएस के लिए और मेडिकल ऑफिसर के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। पहले क्या था कि एमडीएमएस की सीटें बहुत कम थी। आज की डेट में पूरे, अगर भारतवर्ष में देखें तो आयुर्वेद में एमडीएमएस की सीटें 4 से 5 हजार आराम से सीटें हैं। यूपी में अगर एमडीएमएस की सीटें, आयुर्वेद में पीजी की सीटें देखी जाए तो इस समय लगभग 84 86 या 100 प्लस हो चुकी हैं। क्योंकि आरएसी लखनऊ में रसशास्त्र और स्त्री प्रसूति में भी शुरू हो चुका है एमडी। तो लगभग 100 के करीब में सीटें यूपी में है एमडीएमएस की। एमडीएमएस जरूरी क्यों होता है आयुर्वेद में? क्योंकि प्लेन बीएमएस और फिर एमडीएमएस में क्या हो जाता है ऐसा जो उसके लिए जरूरी है। तो पहले हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न को। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात करें पीजी की, और दूसरा एमओ की। एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर।
पीजी में जो क्वेश्चन पेपर आता है, पीजी में जो क्वेश्चन होता है वो सीबीटी कंप्यूटर बोर्ड टेक्निक जो होती है, यानी कि आपको एग्जाम कहाँ देना है, कंप्यूटर पे देना है। आपके सामने कंप्यूटर होगा और उसी से लगा हुआ कीपैड होगा, इस कीपैड और यहीं लगा हुआ एक माउस होगा। क्वेश्चन पेपर आपके सामने इस तरह डिस्प्ले होगा। आपको केवल उसके चार ऑप्शन, जैसे कोई एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन जैसे लिखा, कोई भी क्वेश्चन है, वात का स्थान क्या है, वात का स्थान है, क्वेश्चन पूछा गया और इसके ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी। वात का स्थान कह दिया गया रक्त है, या बी ऑप्शन में दे दिया रस धातु है, या अस्थि धातु है, या डी ऑप्शन में दे दिया गया शुक्र। तो वात का स्थान क्या है, अस्थि होता है। तो ऑप्शन सी सही है। केवल आपको क्या करना है, कर्सर वहीं ले जाके उस पर ओके कर देना है। स्क्रीन टच वाला कंप्यूटर नहीं मिलेगा आपको, कर्सर ले जाके उसी पर ओके कर देना है, यानी वो टिक हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से गोला बन के आएगा, उस गोले में आपका टिक हो गया तो आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन एक तो कंप्यूटर पे आएंगे, पीजी की बात कर रहे हैं अभी हम, एमडीएमएस के एंट्रेंस के एग्जाम में। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको गोला वगैरह नहीं भरना है। टोटल क्वेश्चन 120 पूछे जाते हैं, 120, 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इसके अलावा अगर इन 4 मार्क्स में देखें तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको मिलता है +4, अगर सही है तो। सही है +4, अगर अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन गलत हो जाए तो -1। 4 तो वो गए, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो गलत हुआ तो 4 नंबर तो वो तो चले गए, और साथ ही साथ में एक पेनाल्टी और पड़ेगी। तो 120 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो टोटल 480 नंबर का पेपर होता है। पीजी में 480 नंबर का पेपर होता है। गलत का -1 और प्लस का 4, नॉन अटेम्प्ट, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मिलता है वहां पर। मिनिमम सिलेक्शन की बात करें, अगर पीजी में जो सिलेक्शन है, पिछली बार का अगर कट ऑफ देखें तो यूपी में पिछली बार का कट ऑफ जनरल और ओबीसी की अगर देखें तो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ लगभग 270 नंबर। 270 का मतलब हो गया 70 क्वेश्चन सही होने, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने का है, 4 नंबर का। तो लगभग 120 में से 70 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो गए तो उसके चांस है कि, यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में उसको सिलेक्शन हो जाएगा एमडी में। बाहर इससे कम भी जा सकती है, जैसे उड़ीसा है, एमपी है ना, बिहार, इन सब जगह अगर किसी भी राज्य में कुछ सीटें एक्सटर्नल को दी जाती हैं तो वहां पर भी सिलेक्शन हो सकता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग उसको कराना पड़ेगा, सिलेक्शन उसका हो सकता है। यूपी में ये मत सोचना कि यूपी लोग सबसे बाद उठाते हैं, यूपी में पैसा बहुत मिलता है इसलिए यूपी की सीटें लोग पहले ही उठा लेते हैं। जैसे यूपी से कम पैसा एनआईए जयपुर जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर कम पैसा मिलता है, इसलिए वहां पर लोग केवल क्लिनिकल मिलता है तभी जाते हैं, नहीं तो लोग यूपी की सीट जल्दी उठा लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पैटर्न है 120 वाला, अब 120 क्वेश्चन का अगर हम देखें, 120 प्रश्न में से मिनिमम 60 क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, 60 प्रश्न, 50%, ये लगभग रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं। रिपीट क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी और तरीके से ये पूछे ही जाते हैं। अब अगर पूछ लिया गया
वसा का अंजलि प्रमाण कितना है? तो वसा का अंजलि प्रमाण 3 अंजलि। तो ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछ लिया गया। अब इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछ लिया जाए कि शरीर में चरक के अनुसार 3 अंजलि प्रमाण किसका होता है? तो 3 अंजलि प्रमाण वसा का है। तो क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल सकता है, लेकिन आंसर और उसका सब कुछ एक ही है। तो लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट बनते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का ले लो। इसके बाद में लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 प्रश्न जो मीडियम साइज के होते हैं। मीडियम, अब ये जो रिपीट क्वेश्चन होंगे ना, इनको तो हम इजी कैटेगरी में ही रख सकते हैं। अब इसी में रिपीट में कुछ बहुत भयंकर पूछेगा, कुछ आसान पूछेगा। अब चूंकि वो रिपीट है, पहले पूछा जा चुका है, नया कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या मानते हैं? इजी क्वेश्चन ही मानते हैं। अगर आप गोविंद तारिक, प्रवीण चौधरी, चरक चंद्रिका, सफलता सूत्र सारे गाइड अगर अच्छे से लगा लें, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मीडियम टफ होंगे। मीडियम टफ का मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग अच्छे से चलाना पड़ेगा। अब इसमें अब टोटल कितने होंगे? टोटल हो गए 80 क्वेश्चन। 80 × 4 यानी कि 320। अभी 320 में से 80 में से 10 तो गलत ही होंगे आपके, 70 मान के चले तो 7 चौक 28, 280 नंबर। इतने से ही अगर आप ढंग से पढ़ लें, कोई नई चीज ना पढ़े, जितना संहिता है संहिता बेस पढ़ लें, सब्जेक्ट बेस पढ़ लें, आपका सिलेक्शन इसी से हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम संहिता में ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सारे क्वेश्चंस तो हम हल कर नहीं सकते, बहुत टफ भी बन जाते हैं, तो कई बार आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो ये हो गए 80 क्वेश्चन। इसके बाद में फिर बचे 20 क्वेश्चन अगले जो होते हैं, वो थोड़ा और टफ पूछे जाते हैं, थोड़ा और टफ होते हैं, कठिन होते हैं। और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे कठिन होते हैं, सबसे कठिन। ये तो कोई नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा। तो आप भी मत सोचिए इनके बारे में। इस संसार में कोई है ही नहीं जो ये 20 क्वेश्चन अटेंड कर सके, तो इनको आप छोड़ ही दीजिए, इनके बारे में बात नहीं करना। अब होता क्या है, बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। वो हर चीज में उंगली करेंगे। उनकी आदत होती है कि चरक सुश्रुत से क्वेश्चन 50% आएंगे, लेकिन वो चरक सुश्रुत नहीं पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? हारी संहिता पढ़ेंगे, वो योग रत्नाकर पढ़ेंगे, रस रस समुच्चय पढ़ डालेंगे, भाव प्रकाश पढ़ डालेंगे। इतना ब्रिलियंट बनने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में 100 से ऊपर संहिताएं हैं। वैसे बृहत्त्रयी और लघुत्रयी बात करें तो 6 ही संहिताएं मुख्य रूप से हैं, लेकिन वैसे छोटी मोटी सब मिला के अगर बात करें तो 100 से ऊपर। आप एक ही ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, 100 की बात छोड़ो। अब जो होशियार बच्चे बनते हैं ना, बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, या सर से हम हारित, या फिर हम भाव प्रकाश का एक क्वेश्चन पूछेंगे। अब भाव प्रकाश हारित जितना आता है उससे उतना पढ़ाया जाएगा। आप जब एमडी करना द्रव्य गुण से, आपका एमडी में सिलेक्शन हो जाए, द्रव्य गुण से एमडी कर रहे हैं, तो खूब भाव प्रकाश पढ़िए और एक एक प्लांट पे रिसर्च करिए। अभी मत पढ़िए इतना, अभी उतना ही पढ़िए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, वरना आप भाव प्रकाश पढ़ते रह जाएंगे और 120 में से एक क्वेश्चन कहीं भाव प्रकाश से आएगा और कहीं एक क्वेश्चन करते, तो उसके चक्कर में आप अपना समय व्यतीत मत करिए, व्यर्थ मत करिए। चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय बेस है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, काश्यप संहिता से भी ज्यादा आते हैं। तो इन संहिताओं का बेस बनाकर हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो 20 क्वेश्चन है, इनकी तरफ आपको ध्यान देना ही है, नहीं देना है। बाकी जो 100 क्वेश्चन बचे, इनको आपको पढ़ना है। आज की डेट में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। अब आयुर्वेद आयुर्वेद का पेपर आता है, आयुर्वेद प्रश्न होते हैं, संहिता बेस्ड भी होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड भी होते हैं, और इधर उधर से भी थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स के क्वेश्चन, स्टैटिक्स स्टैटिक्स के 120 में से कम इस समय 3-4, हम मान चलें 3 से 5 क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स के। फिर स्टैटिक्स के बाद में
जीके, अगर पिछला साल का पेपर उठा के देखें तो पिछले साल के पेपर में जनरल नॉलेज के लगभग 3 से 5 प्रश्न आपको ये भी मिलेंगे। टोटल हम ये मानते हैं कि 120 में से मैक्सिमम जो है, इन दोनों को अगर हम मिला लें तो 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन माने, 10 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो स्टैटिक्स और जीके। स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन थोड़ा सा 5 है तो 3 टफ होंगे, 2 आसान है जो आप कर सकते हैं। जीके में से करंट अफेयर ही ज्यादा पूछता है, तो अगर 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 2 मान के चलो नहीं कर पाओगे, 1 कर लोगे। तो इन 10 क्वेश्चन में से अगर हम देखें तो मैक्सिमम आप केवल 5 क्वेश्चन कर पाओगे, 5 नहीं कर पाओगे। किसी भी कोचिंग में आप पढ़ लो, आप नहीं कर पाओगे। अगर ये 10 भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने आयुर्वेद पे आना है। इसके अलावा मॉडर्न के लगभग जो है 20 क्वेश्चन जरूर पूछता है मॉडर्न के, जिसमें से 20 में से 10 ऐसे होंगे जो अगर आपने बीएमएस ठीक से पढ़ा होगा तो उसी से निकल आएंगे, या गोविंद पारीक अगर ढंग से पढ़ लेंगे, उसमें भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी बहुत सारा मॉडर्न का दिया गया है, उससे निकल आएगा। नहीं उससे 10 क्वेश्चन निकलेंगे तो थोड़े बहुत इधर उधर से बनवाते हैं तो उनसे मिल जाएगा। टोटल कितने, अगर ये 20 और 10 30 मैक्सिमम, मैं मानता हूं कि ये 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से आप शायद मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बचे कितने, 90, 90 क्वेश्चन जो आयुर्वेद से आएंगे। इन 90 क्वेश्चन में से आप 80 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। इन 90 क्वेश्चन में से 10 में हारी पूछ ले क्वेश्चन, वो नहीं आता हो आपको, या रस रस समुच्चय पूछ ले जो आपको नहीं आता हो, नहीं पढ़ाया गया हो, तो 10 क्वेश्चन मैं मानता हूं कि नहीं हो पाएंगे। इन 10 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बाकी कितने बचे, 80। 10 नहीं हो पाए, 80 आपने कर दिए, और वही 80 आपको सेलेक्ट कराएंगे। और उन 80 में से ये जरूरी तो नहीं है कि आप 80 एकदम पूरा सही कर लोगे, नहीं कर पाओगे 80 से 80 सही। तो आपको मैनेज कहाँ करना है, ये इधर जो 30 क्वेश्चन है इसमें से 10 तो आप कर ही ले जाओगे, 30 में से इतना तो पढ़ ही लिया जाएगा कि उन 30 में से 10 कर लेंगे। तो टोटल जो है 90 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन एवरेज में हम लोग निकाल लेंगे। अब जितना मैं पढ़ाऊं आपको, पीजी के लिए मैं बता रहा हूँ, पीजी के लिए जितना मैं आप पढ़ाऊं उतना ही नोट्स आप खुद से भी तैयार करें। गाइड बुक खरीदें, बहुत सारी चीजें गाइड से पढ़ें, क्योंकि एक मिनिमम समय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पढ़ाई जा सकती। उन चीजों को आप, बहुत सारी चीजें दूसरे से आप बेटर कैसे हो सकते हैं, जैसे कोचिंग सभी करते हैं जितना सेलेक्ट होता है, लेकिन जो बच्चा टॉप करता है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इधर उधर से जरूर पढ़ा रहा होता है, तभी उसके कुछ क्वेश्चन प्लस में होते हैं। तो आप भी अगर कुछ चीजें खुद में ढूंढो, खुद से पढ़ लोगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न पे नई चीजें आप खोजो, उनको पढ़ लो, तो उनसे हो सकता है कि आपके नंबर दूसरे से ज्यादा बेटर आ जाए, तो वो बच्चे टॉप भी कर सकते हैं। और 100 में 100 क्वेश्चन सही हो जाए, 100 टॉपर के भी जो है 350 के ऊपर टॉपर नहीं पाता है, वही लगभग 8 80 90 क्वेश्चन से ऊपर टॉपर भी नहीं पाता है, सही नहीं होते उसके भी। तो ये 120 क्वेश्चन 4 नंबर का। अब इसमें टाइम कितना मिलता है, 120 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है, तो टाइम की कमी नहीं है। पीजी के पेपर में यही एक चीज बढ़िया है कि टाइम सफिशियंट है। अभी जब मेडिकल ऑफिसर का मैं बताऊंगा ना तो उसमें टाइम के बहुत किल्लत है, वहाँ 150 क्वेश्चन आते हैं और टाइम 1.5 घंटा मिलता है। तो वहाँ 90 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है, और यहाँ पर आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर टाइम की कमी नहीं है, टाइम सफिशियंट है, आपको आराम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसे इस साल का पीजी का पेपर निकल चुका है, पीजी के पेपर के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो जो बच्चे बीएमएस किए हुए हों, बीएमएस फाइनल ईयर पास हो,
तो जो बच्चे बीएमएस फाइनल ईयर पास होते हैं वो बच्चे पीजी का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर पास होने के बाद में उनका रोटेटरी इंटर्नशिप शुरू हो जाता है। फाइनल ईयर जैसे पास होते हैं तो उनका लखनऊ में धन्वंतरी भवन है या अन्य स्टेट्स के जो बच्चे हैं तो वहां पर भारतीय चिकित्सा बोर्ड होता है, भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड। अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा बोर्ड कर दिया गया है। तो ये चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है, और ये रजिस्ट्रेशन जो होता है, पहला रजिस्ट्रेशन पास होने के तुरंत बाद जो होता है वो टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे क्राइटेरिया में बीएमएस पास हो, और बीएमएस पास होने के बाद में काउंसलिंग के समय, काउंसलिंग के टाइम क्या हो, रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो, रोटेटरी इंटर्न कंप्लीट होनी चाहिए। अब रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट का क्या मतलब है कि 6 महीने आप लोग करते हो आयुर्वेद की और 6 महीने आप करते हो एलोपैथ की। 6 महीने आयुर्वेद और 6 महीने एलोपैथ करते हो। तो जब पीजी का फॉर्म निकलता है तो उस समय अल्टीमेटम दिया जाता है। जैसे इस बार अल्टीमेटम दिया गया कि 31 अक्टूबर तक ये रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन कई बच्चों ने फिर ऑब्जेक्शन किया कि कोरोना के चलते एग्जाम लेट हुए हैं, तो ये जो काम, जो आयुष एग्जाम होता है, फिर ये इस काम को 31 दिसंबर तक दे दिया गया कि 31 दिसंबर तक डेट कंप्लीट हो। तो जैसे कुछ बच्चे इसमें क्लास कर रहे होंगे जिनकी अगले साल जैसे फॉर्म डालना हो तो 31 अक्टूबर ही आएगा, तो 31 अक्टूबर तक जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो वो लोग डाल सकते हैं। देखो, अब काउंसलिंग के समय एक पॉइंट वहां पे लिखा होता है, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रोटेटरी इंटर्नशिप शुड बी कंप्लीट। तो रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, परंतु ये भी पॉइंट नेक्स्ट लिखता है कि लास्ट डेट ऑफ इंटर्न्स रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीशन इज, ये भी लिखा होता है। अगर ये पॉइंट लिखा और उसमें 31 अक्टूबर दे दिया गया तो 31 अक्टूबर तक पूरा होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग तो कई स्टेट्स में दिसंबर में कराते हैं, कुछ जगह जनवरी में कराते हैं, कुछ जगह फरवरी में कराते हैं, तो वो तो लेट होता है। लेकिन जो डेट आयुष एग्जाम कराने वाली एजेंसी जो होती है अगर उसने दे दिया तो आपको उस समय कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, बीएमएस होना जरूरी है, इंटर्नशिप कंप्लीट होना जरूरी है, उसके पास वो कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा यही क्राइटेरिया एलो उसमें मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में होती है, बस वहां पर चेंज इतना होता है मेडिकल ऑफिसर में कि वहां परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है मेडिकल ऑफिसर का और उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है, तो वो बच्चे बेवजह मेडिकल ऑफिसर से प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो नौकरी उनको नहीं मिलेगी। वो अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तब इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। इंटरव्यू में जब जाते हैं तो वहाँ बाहर सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और सबसे पहले यही देखा जाता है कि जिस समय नौकरी का विज्ञापन निकला था, एडवर्टाइजमेंट आया था, उस समय उस बच्चे की इंटर्नशिप दोनों कंप्लीट थी या नहीं कंप्लीट थी। अगर नहीं कंप्लीट है तो वो बच्चा वहीं से भगा दिया जाएगा, उसको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। जिनका और पीजी के लिए उस समय तक इंटरव्यू आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हैं। और जो लास्ट डेट डिसाइड की है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कराती है, उस समय तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो क्राइटेरिया फिल कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम कौन कराता है? आज की डेट में पहले एग्जाम जो पीजी के एग्जाम होते थे वो सभी स्टेट अपना अलग अलग कराते थे, लेकिन अब चूंकि बन गया है एनसीआई, नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम। तो ये पहले इसको जानते थे CCIM, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन, पहले इसको इस नाम से जानते थे। लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया, NCIMS, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन सिस्टम। ये क्या करता है, एग्जाम कराने की जो जिम्मेदारी है वो NTA को देता है। NTA क्या होता है, NTA होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जितना भी आयुष है, आयुष में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा, सिद्ध, जिसमें भी PG होता है उन सभी का एग्जाम NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये केंद्र सरकार की एजेंसी होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी विभाग के अंतर्गत नहीं आती है। ये केवल किसका अंतर्गत आती है, ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत। ह्यूमन रिसोर्स एक मंत्रालय होता है ना, मानव संपदा या ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है, तो इसी के अंतर्गत NTA का गठन किया गया है। ये NTA लगभग जितने भी केंद्र सरकार के एग्जाम होते हैं NTA ही कराता है आज की डेट में, इंडिपेंडेंट होता है। ये एग्जाम की डेट कब घोषित करेगा, कब घोषित नहीं करेगा, ये सब ये खुद जिम्मेदारी लेता है, सरकार से नहीं पूछता है। ये अपना इसका खुद का होता है कि कब कराना है, कब नहीं कराना है, कब फॉर्म निकालना है, कब नहीं निकालना है, फॉर्म का पैसा कितना रखता है, ये सब इसका इंडिपेंडेंट होता है, किसी से पूछता नहीं है। NTA जो जिम्मेदारी लेता है एग्जाम का, तो वो पीछे मैंने पैटर्न बता दिया, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 120 में से मॉडर्न का भी, GK का भी, स्टैटिक्स का भी, आयुर्वेद का भी। देखो एक वहां मैंने छोड़ दिया बताना, संस्कृत का भी क्वेश्चन पूछता है, यही लिख लो जाए संस्कृत। एक दो क्वेश्चन संस्कृत के भी पूछे जाते हैं, इसमें कौन सा समास होता है, इसमें कौन सा संधि होती है, ये भी पूछा जाता है। तो लगभग दो क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गई बात NCI कौन एग्जाम कैसे कराता है। इसके बाद में फिर रिजर्वेशन का क्या है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में 15% लगभग जो है ये SC कैंडिडेट को, 7.5% का रिजर्वेशन ST कैंडिडेट को, और 27% का रिजर्वेशन OBC को। OBC को जो 27% का रिजर्वेशन मिलता है, ये नॉन क्रीमी वाले कैंडिडेट। अब नॉन क्रीमी क्या होता है, कई OBC जो जिनके माता पिता 8 लाख से ऊपर कमाते हैं, जैसे बहुत सारे अच्छी पोस्ट पे होते हैं OBC वाले, अदर बैकवर्ड वाले में, तो उनमें अगर 8 लाख से ज्यादा उनके माता पिता कमा रहे हैं तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसको जनरल से ही फॉर्म अप्लाई करने पड़ेगा। तो ये जो 27% का रिजर्वेशन है, ये किसके लिए है, नॉन क्रीमी OBC जो होते हैं, जिनके माता पिता 8 लाख से ऊपर नहीं कमा रहे होते हैं। ये 8 लाख वाला क्राइटेरिया कभी चेंज हो जाता है, कभी 6 कर देंगे, कभी 10 कर देंगे, तो सरकार के ऊपर होता है। इसके लिए गजट बनता है अलग से, तो वो तो अभी तो 8 लाख ही चल रहा है। इसके अलावा 10% का रिजर्वेशन GEWS, जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब इसमें कई बार, अभी मुझे पता नहीं क्यों कई बच्चों ने मुझे फोन किया, मेडिकल ऑफिसर का फॉर्म भरना था। अब वो है OBC में, है SC में, वो कह रहे हैं सर हम ये EWS में भर दें। EWS में आप नहीं भर सकते बेटा, क्योंकि उसका नाम ही है जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनमें जो बच्चे इकोनॉमिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो उनके लिए है। अब आर्थिक रूप से कमजोर का परिभाषा जो है, कई बार जैसे 2 लाख का सर्टिफिकेट, अगर आपके माता पिता की आय प्रति वर्ष 2 लाख से कम है, तो आप
ईडब्ल्यूएस में माने जाएंगे। ओबीसी में भी यही है। ओबीसी में जैसे वजीफा लेना होता है स्कॉलरशिप, तो 2 लाख से कम इनकम दिखाओ माता पिता का, और वो सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? तहसील पे बनता है या जन सेवा केंद्र से बनता है। उसके लिए शपथ पत्र वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो 10% में आएंगे। तो ये रिजर्वेशन है। तो अगर आप देखें तो 27, 10, 37 और 37 और 10, 47 और 5, 52 और 7, लगभग 60% तो हटा दो रिजर्वेशन में। आपको फाइट करना है 40% में। अब इसमें कई बच्चे जनरल, ओबीसी, SC ST होंगे, वो लोग भी इसमें आएंगे। लेकिन ये इंडिया का सिस्टम है, इतना रिजर्वेशन चल रहा है इस समय। एक रिजर्वेशन और भी है, वो मैंने अभी इसमें नहीं बताया, हाँ लिख ले। 5% डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब जो विकलांग हो, या जिसको हम आज की डेट में दिव्यांग कहते हैं, इनको भी 5% का रिजर्वेशन। अभी इसमें 1-2% रिजर्वेशन किसी के माता पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, किसी के पूर्वज को ताम्रपत्र मिला हो, कोई आर्मी से हो, तो उनको भी मिलता है, 1-1, 2-2% मिलते हैं। लेकिन 5% डिसेबल दिव्यांग जो होते हैं, दिव्यांग में भी क्या है, मोर देन 40%, 40% से ज्यादा दिव्यांग हो। अब ये निर्धारित कौन करता है कि 40% का दिव्यांग है, या 30% का दिव्यांग है, या 5% का? ये सीएमओ करता है। जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है वो करता है। अब सीएमओ आपको किसी भी तहसील, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय होता है, वहां पर आपके पूरा जांच पड़ताल की जाएगी, और कितने % का सर्टिफिकेट बनता है वो वही डिसाइड होता है। और ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि एकदम, हाँ थोड़ा बहुत अगर मुद्रा का आदान प्रदान कर दिया जाए तो 40%, अगर 30 हो रहा है तो 40 पहुंचा देते हैं बाबू वहां के, इतना होशियार बाबू होते हैं। 10% को 40 नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन 30 को 40 बाबू लोग कर देते हैं। तो 5% का रिजर्वेशन इनको। यही रिजर्वेशन सेम आजकल गवर्नमेंट नौकरियों पर, जैसे अभी मेडिकल ऑफिसर की नौकरी आई, तो सेम रिजर्वेशन पैटर्न यही है, ऐसे ही लगभग अप्लाई हो रहा है। तो हम लोगों ने पीजी के एग्जाम के बारे में देखा। आयुर्वेद में MD MS करना है तो सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, निगेटिव -1 होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो काफी मेहनत करनी पड़ती है एक एक क्वेश्चन को निकालने के लिए, सिस्टमेटिक ढंग से। अब प्रश्न ये उठता, पढ़े कितना तो पीजी निकल जाएगा? तो अगर आप 10 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो आप पीजी के बारे में भूल जाइए। अब कई बच्चे के मन में ये प्रश्न होगा, यार हम तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं सारी चीजें। बहुत जल्दी पढ़ लेते हो तो उतनी जल्दी भूल भी जाते होगे। नहीं भूलते हो तो ऐसे, मैं एक सामान्य एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूँ, सामान्य एवरेज को, कि 10 घंटे से ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। 1 साल 10 घंटे से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इतना पढ़ लो कि सारी संहिताएं, सारा नोट्स अगर 1 सप्ताह में आप रिवाइज कर ले रहे हो, तो ये समझ जाओ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद की भूलने की जो टेंडेंसी है वो 1 सप्ताह तक होती है। 1 सप्ताह तक चीजें थोड़ी सी याद रहती हैं, उसके बाद फिर भूलने लगती हैं। तो अगर आप 1 सप्ताह में कोई चीज फिर से रिवाइज कर लो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। पीजी में MD करने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है कि पीजी करना क्यों जरूरी है। पीजी करना जरूरी है क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पीजी करने जरूरी क्यों है? तो जैसे अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में अभी पिछले साल से ये कर दिया है, जैसे यूपी में भी ये कर दिया गया है कि इंटरव्यू में 10 नंबर का अब
कई बार ये होता ना, एक सेंटेंस लिखा जाता है वरीयता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी, और कई बार ये लिखते हैं कि 10 नंबर दिए जाएंगे। इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं ना, तो वरीयता दी जाएगी। जैसे पीजी करने वाला और एक प्लेन बीएमएस वाला अगर दोनों इंटरव्यू के लिए पहुंच जाए, अगर एक ही सीट हो तो पीजी वाले को वरीयता दी जाएगी। अगर उसके इंटरव्यू में, जैसे बीएमएस वाले के नंबर इंटरव्यू में 50 में से 40 आ जाए, पीजी वाले के 30 आ जाए, तो 30 और 10 नंबर उसको पीजी का अलग से मिल जाएगा, तो 40 हो जाएंगे और पीजी वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू में पहले ये नहीं था, पहले बीएमएस और हो या पीजी हो, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है वो बीएमएस होता है, इसीलिए पहले वरीयता नहीं दी जाती थी। पिछली वैकेंसी से पीजी वाले बेकायदा विज्ञापन में भी निकला है कि पीजी वालों को वरीयता दी जाएगी, या उनको 10 नंबर या इंटरव्यू में कुछ अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसीलिए पीजी करना जरूरी है। लेकिन एक चीज और बता दूं आपके कि ये पीजी को वरीयता कब मिलती है, विज्ञापन, जैसे आज नौकरी का विज्ञापन निकला तो आज की डेट से पहले आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पता चले कि आप जो है नौकरी निकली है और आप इस समय पीजी कर रहे हैं, और जब इंटरव्यू होगा, क्योंकि इंटरव्यू जनरली जो है 1.5 साल के बाद ही होता है, आयोग का कोई भी एग्जाम होता है तो 1.5 साल के पहले तो रिजल्ट ही नहीं आता है, उसके बाद ही होता है। तो जैसे आज एग्जाम हुआ और आज आप पीजी में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पीजी का कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देना होगा तो उस समय 2-3 साल की पीजी होती है, तो 3 साल में पीजी आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो अब आपको पीजी की वरीयता नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि विज्ञापन निकलने तक आपकी पीजी कंप्लीट नहीं थी। जिनकी कंप्लीट है वरीयता उन्हीं को मिलेगी। हालांकि ये डॉक्यूमेंटेशन है, कहने की बात है, लिखित में है, लेकिन अंदर की कहानी यही होती है कि आपसे वहां पूछा जाता है कि आप वर्तमान समय में क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन यही होता है, तो आप बताएंगे कि हमने एमडी किया है, हम ये कर रहे हैं। वो कंसीडर कर लेते हैं कि बच्चा एमडी है, कंसीडर हो जाता है। दूसरा, पहली चीज तो ये हो गया। फिर इसके अलावा और पीजी करना क्यों जरूरी है, जॉब्स में संविदा की नौकरी हो, बहुत सारी नौकरियां आती हैं। इसके अलावा प्राइवेट में जो मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल आयुर्वेद ड्रग कंपनी, मल्टीनेशनल आयुर्वेद ड्रग कंपनी, जैसे देखें हिमालय है, एमिल फार्मा है, वैद्यनाथ है, सांडू है, झंडू है, धूत पापेश्वर है, बहुत सारी हैं, धूत पापेश्वर, बहुत सारी कंपनियां। तो इन कंपनियों में अगर आप पीजी करने के बाद में नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है। 70-80 हजार, 90 हजार, 1 लाख, जैसे जैसे पुराने होंगे लोग, इवन मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो इस समय हिमालय कंपनी में कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने का पा रहे हैं। और साथ ही साथ में विदेशों में ट्रिप, विदेश जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। भाई देखिए, आयुर्वेद का प्रोडक्ट है तो आयुर्वेद का डॉक्टर ही अच्छे से समझा पाएगा, तो वो लोग जाते हैं फॉरेन टूर पे, वहां पर सेमिनार वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर भी इनका बेनिफिट है। इसके अलावा और देखें तो अपनी प्रैक्टिस, आयुर्वेद प्रैक्टिस की बात करें तो अपनी प्रैक्टिस में क्या है, आयुर्वेद प्रैक्टिस में जैसे हमको बीएमएस लेवल पे कुछ नहीं आता है, उस समय हमको ये भी नहीं आता कि अगर किसी को एनीमिया हो जाए तो उसको लोहासो पिला दें, पुनर्नवा मंडूर खिला दें, आमलकी चूर्ण के साथ में मंडूर भस्म वगैरह का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा उसका हीमोग्लोबिन हो जाता है। या किसी फीवर आ गया तो हम सुदर्शन काढ़ा, गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, अमृता सत्तु, सुदर्शन चूर्ण, बहुत सारी चीजें हैं, गोदंती भस्म, इनका प्रयोग हमको पता ही नहीं होता है बीएमएस लेवल पे। लेकिन जब पीजी करते हैं तो बहुत सारी चीजें, खासकर काय चिकित्सा से जो करते हैं उनको ये सारी चीजें का जानकारी हो जाती हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट का एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें वहाँ सीखने को मिलती हैं। बस्ती क्या होती है,
तो आयुर्वेद की प्राइवेट प्रैक्टिस आप बड़ी अच्छी कर सकते हैं। आयुर्वेद की प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, अभी आगे आके हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में मिनिमम लेक्चरार जो होते हैं इस समय ज्वाइनिंग जो है, अगर आप गवर्नमेंट से किए हैं तो 50,000 रुपये महीने लेक्चरार की ज्वाइनिंग होती है। और 5 साल नौकरी करते करते आप रीडर बन जाएंगे। रीडर मतलब एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरार मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एसोसिएट बनेंगे तो सैलरी आपकी 80 के ऊपर चली जाएगी। और अगले 5 साल 6 साल में आप 10-12 साल पे प्रोफेसर बन जाते हैं। प्रोफेसर बनते ही सैलरी आप 1 लाख के ऊपर, लगभग 1.25 लाख रुपए आज की डेट में मिल रही है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा मिल, और वर्तमान समय में कम से कम 65 प्राइवेट कॉलेज हैं यूपी में। और 65 प्राइवेट कॉलेज हैं, और एक प्राइवेट कॉलेज को कम से कम 20 टीचर तो चाहिए ही चाहिए। 20 टीचर मिनिमम जहाँ सीट सीखते हैं। और 6 दूनी 12, यानी कि 1300 आयुर्वेद के पीजी इनको चाहिए। 1300 तो सीट भी नहीं है यूपी में। और बाकी बाहर के लोग यहाँ महाराष्ट्र के कर रहे हैं, उड़ीसा कर रहा है, बाहर के लोग बहुत कर रहे हैं। अब एक और नियम हो गया है, एनसीआई ने कर दिया कि अगर आप यूपी के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो यूपी में ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो चूंकि बाहर के लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते नहीं है जल्दी, अब मजबूरी बस उनको कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये मैंडेटरी करने जा रही है एनसीआई। उनका ये कहने का होता है कि आप यहीं रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप अपने यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग टीचर्स ऐसे होते हैं ना, इनको एनसीआईएमसी जो है घोस्ट कहती है। घोस्ट टीचर, घोस्ट मतलब भूत। मतलब वो काम अपना कर रहे हैं अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, अपना पेपर यहाँ लगा रखे हैं, पैसा ले रहे हैं। जैसे प्रोफेसर किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाने नहीं जाता है, क्योंकि उसको ऑन पेपर 80,000 रुपये मिल जाता है। तो वो अपना काम करेगा, 1-2 लाख रुपए वहां पैदा करेगा, वो क्यों आपके कॉलेज में पूरा दिन बैठेगा 1.25 लाख रुपए के लिए। तो इसीलिए प्रोफेसर लोग ज्यादा ऐसे करते हैं। इसीलिए सीसीआईएम ने क्या किया, एनसीआईएस में ये जो ने किया है, इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन भी यूपी में कराओ, ताकि अपने यहाँ प्रदेश में तुम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। तो ये कर दिया गया है। तो इसीलिए पीजी जो बच्चा होता है तो प्राइवेट कॉलेज ही इतने हैं तो उसमें डिमांड हो जाती है। अपनी प्रैक्टिस करता है मल्टीनेशनल कंपनी में, गवर्नमेंट नौकरी में उसे प्रायोरिटी मिलती है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो पीजी के आपके लिए फायदेमंद होती हैं। केंद्र सरकार में भी बहुत सारी नौकरियां आयुर्वेद में आने लगी। आज आयुर्वेद जो है वो गोल्डन एरा से गुजर रहा है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद प्रैक्टिस जो है पीजी में कैसे महत्वपूर्ण होता है, पीजी करते हैं। जैसे एक सिनेरियो अगर हम देखें तो अब बीएमएस करके पहले बच्चे क्या करते थे, बीएमएस किया और किसी कस्बे में जाके अपना क्लिनिक खोलते थे। उनकी आराम से 2-3 लाख रुपए की प्रैक्टिस हो जाती थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 लाख रुपए प्रैक्टिस आराम से कर लेते हैं। मिनिमम 50,000 रुपए की तो कर ही लेते हैं प्रैक्टिस। आज आज तक मैं बता रहा हूँ अभी भी यही लगभग, क्योंकि गांव में कस्बों में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। ज्यादातर बीएमएस लोग ही प्रैक्टिस करते हैं, बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस यही लोग करते हैं। लेकिन अभी अगर एमबीबीएस की बात करें, एमबीबीएस की सीटें अभी 5 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले एमबीबीएस की पूरे प्रदेश में ज्यादा 672 सीट थी। 5 साल नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 8 साल पहले की बात करें, 8 साल पहले 672 सीटें एमबीबीएस की थी। आज की डेट में एमबीबीएस की सीटें अगर बात करें तो लगभग 3,500 से ऊपर सीटें हैं। तो 8 साल में कितनी गुना सीटें बढ़ गई, लगभग 6 गुना सीटें बढ़ गई। और आयुर्वेद का सरकारी कॉलेज अभी तक नहीं खुला है। अब एक नया सरकारी कॉलेज आयुर्वेद का अयोध्या में बना है, कम से कम 50 साल बाद। गवर्नमेंट का एक प्लान है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा एमबीबीएस का।
1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, कम से कम 100 सीटों का, मिनिमम 100 सीट्स का बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो ज्यादा हो सकता है। यूपी में इस समय 75 जिले हैं लगभग, 100 सीटें एक डिस्ट्रिक्ट में होंगी तो 75 7,500 सीट हो गई। प्राइवेट कॉलेज कम से कम 50-60 हो जाएंगे, कम से कम 10,000 सीटें उनकी होंगी। तो एक अनुमान माने कि लगभग 20,000 एमबीबीएस हर साल निकलेंगे। 20,000 एमबीबीएस हर साल निकलेंगे अब से 5 साल बाद। ये 5 साल बाद की कहानी है, क्योंकि तब तक सारे कॉलेज शुरू। अब 20,000 अगर एमबीबीएस निकलेंगे तो 5 साल में 1 लाख से ऊपर हो जाएंगे। और जनसंख्या जो पहले बढ़ रही थी अब उतनी नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या एक फिक्स रेशियो हो गया है, लगभग 2.1% के वेट से जनसंख्या बढ़ रही है। आने वाले समय में लोग जब पढ़ने लगेंगे, क्योंकि पढ़ने तो सभी लगेंगे, तो पहले लोग के 5-5 बच्चे होते थे, 10 बच्चे होते थे, अब सबके 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, किसी का एक ही होता है। और लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्यादा 2 बच्चे करेंगे लोग, तो जनसंख्या का रेट जो है फिक्स हो जाएगा, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपके संसाधन बढ़ेंगे, एमबीबीएस बढ़ रहे हैं, बीएमएस बढ़ रहे हैं। अब पता चलेगा एमबीबीएस शहर में बैठेगा, उसके पास पेशेंट नहीं आएगा, ये भी तो कस्बे में जाएगा। भाई रोजी रोटी तो इसको भी चलानी होगी, ये भी कस्बे में जाएगा। अब एक कस्बे का सिनेरियो 10 साल बाद क्या होगा, 10 डॉक्टर बैठे होंगे, उन 10 डॉक्टर में से पता चलेगा 6 एमबीबीएस हैं, 4 बीएमएस हैं। अब कोई आदमी आया आपके पास में दिखाने के लिए, उसने कहा मुझे बुखार है, आपने उसको पैरासीटामॉल लिखा। अब उसको जो पैरासीटामॉल ही लेना है, और चूंकि वो पढ़ा लिखा हो गया है मरीज, क्योंकि 10 साल बाद लगभग सभी बच्चे पढ़ने लगेंगे, अब उसको जो पैरासीटामॉल लेना होगा तो आपके पास क्यों आएगा? उतने ही पैसे में एमबीबीएस बैठा है, वो उसको दिखाएगा, एक्सपर्ट को दिखाएगा, जो कि एलोपैथ पढ़ा हुआ है, आपको नहीं दिखाएगा। फिर सिनेरियो खराब होगा। अब आप गांव में बैठेंगे नहीं, क्योंकि गांव में 100 घर होंगे, अब 100 घर में डेली तो कोई बीमार नहीं होगा। लोग पढ़ेंगे तो स्वच्छ रहेंगे, उनके बीमारियां भी कम होंगी। बीमारियां कोरोना जैसी आएंगी आने वाले समय में, वैसे हैजा बुखार ये सब जो चलता था, गांव के गांव लोग डायरिया में परेशान हो जाते थे, वो चीजें नहीं रहेंगी। नॉन कम्युनिकेबल बढ़ेंगी बीमारियां, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस इतनी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को अटेंटिव होंगे, उनको पता चलेगा हम बीमार किस लिए हैं। वो सब आधे लोग तो गूगल से पढ़ के ट्रीटमेंट ले लेंगे, बुखार सुखार के लिए कोई नहीं आएगा दिखाने के लिए। अब यहाँ पर आपकी कहानी ये शुरू होती है कि अगर आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं तो आने वाले समय में क्या होगा कि आयुर्वेद एक्सपर्ट को लोग ढूंढ के उससे अपना इलाज कराएंगे कि भैया हमको देखो इम्यूनिटी कमजोर रहती है, आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी चीजें हैं, तो आप मुझे प्रेस्क्राइब करें। क्योंकि आयुर्वेद में एक चीज अभी ये थोड़ी खराब है कि 50% इलाज आदमी अपना कर लेता है खुद ही, वो गूगल चूंकि हिंदी में है तो हिंदी आदमी आसानी से समझ के अपना इलाज कर लेता है। लेकिन एक्सपर्ट राय के लिए वो कहीं ना कहीं आएगा। अब आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, आपकी आयुर्वेद की प्रैक्टिस अच्छी है, तो जो फीस एमबीबीएस ले रहा होगा उस समय उसके दोगुना फीस आप ले रहे होंगे। अगर 500 रुपये न्यूरो एमसीएस ले रहा है तो आप भी 500 रुपये लेंगे। आप किसी भी, क्योंकि आपको ढूंढ के मरीज आ रहा है, आप नहीं जा रहे हो उससे परेशान करने के लिए। जैसे आज की डेट में अगर हम न्यूरो एमसीएच को ढूंढना है तो हम खुद जाएंगे उसके पास, वो हमारे पास नहीं आता है। लेकिन समय सबका होता है, समय बदलते देर नहीं लगती है। जब 8 साल में सीटें इतनी बढ़ गई और पीजी की सीटें भी एमबीबीएस एमएससीएच न्यूरो की बहुत बढ़ रही हैं, तो कहानी बदलेगी, बस आप भरोसा रखें। जैसे आज की डेट में क्या है ना, हम लोग जब एडमिशन लिए थे उस समय 2009 में एडमिशन लिया मैंने, तो वहां सीनियर सब परेशान, अरे आयुर्वेद में कुछ नहीं, भाग जाओ, जाके फिर से तैयारी करो, ये करो वो करो। लेकिन चूंकि हम लोगों ने कर लिया और तैयारी कर लिया, एमडी किया, एमडी का चिकित्सा के बाद में फिर तुरंत नौकरी मिल गई। अब हमको लगता है यार अपना आयुर्वेद ही सही था, वरना एमबीबीएस में पता नहीं कहाँ होते, क्या ही कर रहे होते, फ्रस्ट्रेट। आयुर्वेद की नौकरी बहुत ही राजा जैसी नौकरी है, आराम से मरीज देखो, चले आओ, फिर हमारी तरह कोचिंग पढ़ाओ आके। तो ये रहा पीजी क्यों करना चाहिए हमें, ये सारा दिमाग में आप बैठा लें। अभी कुछ लड़कियां इसमें होंगी, वो सोच रही होंगी कि हम तो गायनिक प्रैक्टिस कर लेंगे, गायनी की डॉक्टर नहीं मिलेंगी।
आप गायनिक प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। कारण ये है कि गवर्नमेंट प्रेग्नेंट गर्भवती महिला और प्रसव स्त्री के लिए इतने प्रोग्राम लाती है, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व योजना, मातृत्व बंधन योजना, माँ शिशु योजना, शिशु कल्याण योजना, आरबीएस के एनआरएच, इतनी योजनाएं हैं उनके लिए कि वो छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जब अभी देखिए सीएससी लेवल पे ऑपरेशन नहीं होता था, अब सीएससी पर भी डिलीवरी सिजेरियन सी सेक्शन होने लगा है। आने वाले समय में और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा तो आपके पास गायनिक पेशेंट भी नहीं आएंगे। जो लोग अभी खूब गायनिक कमा रहे हैं ना, आने वाले समय में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनकी समीक्षा बैठक करता है, समीक्षा बैठक करके फिर ये पूछता है कि यार अगर आपने 10 गर्भवती महिलाओं को रजिस्टर किया, गवर्नमेंट ने 9 महीने तक उनको आयरन की टॉनिक, कैल्शियम, ये सब चीजें दी, तो वो 9वें महीने के बाद में उनका प्रसव कहाँ हुआ, और अगर वो प्राइवेट में कराया है तो उसने क्यों प्राइवेट में कराया, ये सब पूछा जा रहा है इस समय। इनका डीएम समीक्षा बैठक करता है, तो ये चीजें भी धीरे धीरे कम होंगी। आपका स्कोप अपनी ही फील्ड में है, आयुर्वेद में है। अगर आप मन लगा के पीजी कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीजी के बाद में ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर एमओ में। एमओ में उत्तर प्रदेश में एमओ की वैकेंसी यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये निकालता है वैकेंसी। और इसमें एमओ में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न। अब एमओ की वैकेंसी जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है आयुर्वेद एमओ, एएमयू। एक होती है एमओसीएच। एमओसीएच की वैकेंसी अभी आई थी, मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ, 962 वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम अभी जुलाई में हुआ था, 31 जुलाई को। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर अभी वैकेंसी आई है 611। इसमें आयुर्वेद डिस्पेंसरी जो होती हैं, लगभग 2250 डिस्पेंसरी पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय है, तो वहां पर जो पोस्टिंग होती है वो आयुर्वेद एमओ होते हैं। दोनों के वेतन में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का पे ग्रेड 5400 होता है। अगर हम पे ग्रेड की बात करें, 5400 पे ग्रेड होता है। राजपत्रित अधिकारी, मतलब आपके पास में ये पावर होती है कि आप किसी भी व्यक्ति को अटेस्ट कर सकते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं। वेतनमान, वेतनमान 39,100 रुपये या 56,100 रुपये से लगभग होता है, वेतनमान होता है। फिर इसमें वेतनमान में भी डीए ऐड होता है, सब बहुत सारी चीजें ऐड होके लगभग आपका सैलरी इस समय वर्तमान समय में 84-85 हजार करीब में बन जाता है। 150 प्रश्न जो आते हैं, इन 150 प्रश्न में मिनिमम क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाई जनरल और ओबीसी के लिए 40%। तो 150 का 40% जब निकालते हैं तो लगभग 60 प्रश्न आपके एकदम सही होने चाहिए नेगेटिव काट के। और एसटी और एसटी के लिए 35%। 35 का मतलब वही 55 क्वेश्चन के करीब में सही होने चाहिए। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। 150 क्वेश्चन जो होते हैं, इन 150 क्वेश्चन में से जैसे एएमओ जब होगा, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, चूंकि एमओसीएच मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ है, इसलिए इसका पैटर्न अभी थोड़ा चेंज हुआ है। इसका पैटर्न चेंज होके 75 आयुर्वेद, 25 जो नेशनल प्रोग्राम चलते हैं हेल्थ के, और 50 जो है उसने जनरल नॉलेज से पूछा, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन पूछा। लेकिन एएमओ में 120 आयुर्वेद, 120 आयुर्वेद कहने का मतलब मॉडर्न के क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं, और 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन जो संभावित है। अगर आयोग चेंज नहीं करेगा ये पैटर्न अभी, तो यही होगा 120 + 30 वाला।
ये तो प्रश्नों की बात हो गई। अब आपको बता दूं कि जो इस बार का एमओसीएच का पेपर हुआ है उसमें 950 वैकेंसी और 950 लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और आयोग जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नीचे नहीं करता है। अगर 900 वैकेंसी आई है, 100 लोग क्वालिफाई हो तो 100 को नौकरी दे देगा, बाकी सीट दोबारा निकालेगा। अभी ये हाल है कि अगर आप 150 में से 60 क्वेश्चंस आपके सही हैं, यानी कि जनरल ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ये क्वालिफाई हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार 60 क्वेश्चन, मैं बता दूं ये 60 क्वेश्चन भी लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले लोग कम ही होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा होते हैं। अब 60 है और आपको छोड़ने कितने हैं? 90 प्रश्न आपको छोड़ने हैं। अब 60 में से 60 ही तो सही नहीं होंगे, 60 करोगे तो 10 गलत भी होंगे। तो लगभग अगर आप इन 150 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका क्वालि और 100 क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है, तो 100 में से लगभग 15 तो गलत हो जाएंगे, बाकी आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का है और आराम से अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करेंगे, डेली जो काम बताया जाए वो काम करेंगे, तो और जितना क्वेश्चन बताया जाए वो सॉल्व करें, टेस्ट पेपर सीरियसली होके दें, तो आप 100% इतना क्वालिफाई कर ले जाओगे कि 100 प्रश्न कर ले जाओ। और 100 में से देखो यहाँ पर मेरिट नहीं बनती है, ये क्वालिफाइंग है। अगर आप कोई 120 नंबर अगर 150 में से पा गया तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, कोई 60 पाएगा वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, मेरिट नहीं बनेगी। इंटरव्यू से बेस पे ही आपका सिलेक्शन चयन होगा फाइनली। लेकिन अब एक ये भी आने जा रहा है, आयोग हो सकता है नेक्स्ट संभावित वैकेंसी में ऐसा कर दे कि ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, इस स्क्रीनिंग एग्जाम के भी नंबर जोड़े जाएंगे। तो इस पैटर्न को देखें तो इसमें 100 प्रश्न आसानी से, क्योंकि 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के जो पूछे जाते हैं उसमें से 10 सब कर लेंगे। 10 आसान होते हैं, 20 कठिन होते हैं, उनको छोड़ना ही छोड़ना है। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी होती है, निगेटिव यहाँ होती है, लेकिन यहाँ खतरनाक क्या होता है कि यहाँ 1/3 होती है निगेटिव, और वहां 1/4 होता है पीजी में, यहाँ 1/3 होता है, यानी कि 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे। अभी तो जो एमओसीएच हुआ उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, लेकिन आयुर्वेद एमओ जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो यहाँ 1/3 निगेटिव होता है, तो ये थोड़ा डेंजर है। जबकि पीजी में 1/4 था, तो वहां थोड़ा कम, वहां आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आप रिस्क ले लिए तो चांसेस भी उतने ही आपके कम हो जाते हैं, तो रिस्क फैक्टर यहाँ पर कम है। क्वेश्चन का पैटर्न पीजी का और एमओ का लगभग सेम हो गया है, क्योंकि दोनों में काफी टफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब सरकार जो है नौकरी उसी को देगी तो रियलिटी में पढ़ता है, उसको नौकरी बिल्कुल नहीं देगी जो 5 साल जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पैसा देके पास हुआ है, किसी तरह से बैकडोर से निकला है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। वो अपना जैसे दूसरे के हॉस्पिटल में चपरासीगिरी करते हैं, वो उसी प्रकार से चपरासीगिरी ही करते रह जाएंगे, उनको मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, चलो बस आज इतना ही। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछने हैं, आपको लगता है कि हमारी ये क्वेरी है, तो अभी पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? सर कुछ भर्तियां कल से संविदा पे भी मतलब, होती हाँ बताइए। हैं। सर कुछ भर्तियां संविदा पे होती है, उनका रिटर्न होता है कि क्या प्रोसीजर है? संविदा पे जो होती हैं उनका भी कई वैकेंसी का रिटर्न होता है और कई का नहीं होता है। संविदा वालों को सर वेटेज मिलता है वैकेंसी में जब कोई परमानेंट नहीं निकलती नहीं, है? कोई कोई वेटेज नहीं है, संविदा की वैकेंसी का कोई वेटेज नहीं मिलता। और किसी को पूछना है कुछ?
कल से हम लोग सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे। हम लोग इस बैच में सुश्रुत संहिता शुरू करेंगे और सुश्रुत संहिता में जो नोट्स होंगे पहले आउटलाइन लिखेंगे, उसके बाद में संहिता पढ़ेंगे। तो सुश्रुत संहिता, हाँ, हम लोगों ने बुक्स वगैरह की तो बात ही नहीं की कि कौन से बुक्स होने चाहिए, और किसी ने पूछा भी नहीं। तो बुक्स में देखें, चरक संहिता। चरक संहिता दो पार्ट में होती है, फर्स्ट और सेकंड, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये काशीनाथ पांडे, काशीनाथ पांडे और ब्रह्मानंद चतुर्वेदी हैं। काशीनाथ ही याद रखें। और सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता अंबिका दत्त शास्त्री, अंबिका दत्त शास्त्री, इसकी इनकी बुक होनी चाहिए। सुश्रुत संहिता के दो पार्ट होंगे, एक उत्तर तंत्र होगा और एक पहला वाला भाग। तो दो इनके भी हैं, दो इनके भी हैं। इसके अलावा अष्टांग हृदय की बुक होना चाहिए, अत्रिदेव, अष्टांग हृदय अत्रिदेव। सारंगधर संहिता शैलजा श्रीवास्तव, सारंगधर संहिता जिसको पढ़नी है शैलजा श्रीवास्तव। हालांकि सारंगधर संहिता ज्यादा हम लिखाई देते हैं, अष्टांग हृदय भी ज्यादातर लिखाई देते हैं। और गाइड बुक में गोविंद पारिख, प्रवीण चौधरी, ये दो गाइड हैं। और भी अच्छी अच्छी गाइड है मार्केट में, उनको जो पढ़ पाए ले लें। इसके अलावा क्वेश्चंस में अगर देखें, क्वेश्चंस बुकलेट में, तो क्वेश्चन में चरक चंद्रिका आती है, सुश्रुत चंद्रिका है, चरक चंद्रिका, सुश्रुत चंद्रिका। इसके अलावा सफलता सूत्र, और आपको जो भी मिले सब खरीद लीजिए। क्वेश्चन जितना ही क्वेश्चन करेंगे उतना ही बढ़िया है। देखो, दोनों का भी पूछा है क्वेश्चन एक लोगों ने कि एमओ और इसका दोनों का तैयारी करना है, तो जितना जो पढ़ पाए। दोनों का पैटर्न एक ही है, दोनों सेम ही है, आयुर्वेद दोनों का सेम है, इसलिए दोनों आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुक इतनी होनी चाहिए आपके पास में। और किसी को पूछना है कुछ? चलो मीटिंग कर, कल से सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं।